अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? Guys, give thumbs up. Yeah, okay. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड आई होप आप सब जो है वो खैरियत से होंगे और आप लोगों का वीक बहुत अच्छा गुजरा होगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली अपोलोजाइज कल के लिए बिकॉज ऑफ सम अनसिन इमरजेंसी ये लेक्चर जो है कैंसिल करना पड़ा था एंड वी विल रीच यू दिस लेक्चर इंशाल्लाह। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो हमने मैनुअल के अंदर लेक्चर पढ़ना है दैट इज अबाउट ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क adaptation, resilience building and disaster risk reduction. So it is very comprehensive and detailed and long lecture. और इसके अंदर जो है वो हम ये सारी बातें पढ़ेंगे एंड आपका लेक्चर जो है वो 3 मेन सेक्टर्स के अंदर कह सकते हैं डिवाइड हुआ है एंड वन बाय वन हम हर एक पार्ट को जो है वो डीपली पढ़ेंगे। और आपको ये वाला जो लेक्चर है दिस इज द यूनाइटेड नेशन मैनुअल सेक्शन सेशन प्लान बी मॉड्यूल 1। सो हम स्टार्ट करने से पहले जो है वो कुछ थोड़ी सी बेसिक बातें जो है उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि हमें सबसे पहले समझना होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सिंपली कि आज का दिन बहुत गर्म है या कल बारिश होगी या इस तरह के छोटे बहुत जो जुमले हैं जब हम बोलते हैं देन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेदर। किसी भी जगह का वेदर बट वी फील एट डे और नाइट या फिर वो घंटों के हिसाब से थोड़ा सा चेंज हो सकता है या फिर उसके कुछ डिफरेंट सीजन हो सकते हैं। इट इज लोकल एंड शॉर्ट टर्म। बट इसके कंपैरिजन में जब हम बात करते हैं क्लाइमेट की सो क्लाइमेट इज द लॉन्ग टर्म। क्लाइमेट असल में क्या है वो भी किसी रीजन का एवरेज वेदर है किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, या हम कह सकते हैं ये किसी रीजन की आबो हवा। दिस इज कॉल्ड एज द क्लाइमेट। अब जो क्लाइमेट है वो डिपेंड करता है किसी रीजन के सन, एटमॉस्फेयर, ओशंस, वाटर सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड टोपोग्राफी, यानी ये सारी चीजें मिलकर एक रीजन के क्लाइमेट को बनाती है। क्लाइमेट जो और भी बहुत सारे की फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं जैसे रेन, सनशाइन, ह्यूमिडिटी, विंड एंड टेम्परेचर, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स वो है रेन और टेम्परेचर। किसी भी खिते में होने वाली बारिशें और वहां का टेम्परेचर जो है वो उस खिते की आबो हवा को डिफाइन करते हैं। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट। लेकिन अब अगर किसी भी जगह का किसी भी खिते का जो बैलेंस है जो कि एक डेलिकेट बैलेंस सन, एटमॉस्फेयर या ओशंस या लिविंग सिस्टम या ऑर्गेनिज्म के दरमियान मौजूद है, अगर वो बैलेंस थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए या चेंज होना शुरू हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि दैट इज क्लाइमेट चेंज। अगर उस खत्ते के अंदर मौजूद टेम्परेचर रेगुलेशन थोड़ी सी ऊपर नीचे होना शुरू हो जाए, विंड पैटर्न चेंज हो जाए या फिर उसकी प्रेसिपिटेशन के अंदर कोई डिफरेंस आना शुरू हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कुछ टर्म्स जो है जो हम बहुत कॉमनली सुनते हैं दैट इज द ग्लोबल वार्मिंग। सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग असल में क्या है कि अर्थ की सरफेस का और अर्थ की जो एयर है, एटमॉस्फेयर है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना, इट इज कॉल्ड एज द ग्लोबल वार्मिंग। और पिछले 1000 सालों के अंदर जो है उससे ज्यादा जो लास्ट सेंचुरी गुजरी है इससे इसके अंदर जो है वो सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग जो है वो होना स्टार्ट हुई है एंड दैट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ GHGs यानी ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस जो है उनकी तादाद जो है जब एटमोसफेयर के अंदर जब ज्यादा हो रही है तो जिसकी वजह से जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और इस सब के बैकएंड के ऊपर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है दैट इज द ह्यूमन फिंगरप्रिंट या ह्यूमन इन्फ्लुएंस। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग या जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा एक्सीलरेट हो चुका है। इसके बारे में IPCC जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है इट इज 95% श्योर, 95% सर्टेन कि जो रिसेंट ग्लोबल वार्मिंग हो रही है दैट इज ड्यू टू द ह्यूमन इन्फ्लुएंस। यानी हम अपनी जमीन को खुद ही अपनी एक्टिविटीज की वजह से जो है वो गर्म कर रहे हैं और उस गर्म होने के नतीजे में वो जमीन हमारे ही रहने के काबिल नहीं रही। IPCC जो अपनी 5th रिपोर्ट है असेसमेंट रिपोर्ट उसके अंदर जो है वो बताता है कि उसने 1950 से ऑनवर्ड इन 50 सालों के अंदर या 50 से 60 सालों के अंदर जो ग्लोब के ऊपर चेंजेस ऑब्जर्व किए हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले वो कहते हैं टेम्परेचर राइज का।
ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो अप्रोक्सीमेट 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर राइज हुआ है, ग्लोबल टेम्परेचर, सी लेवल राइज हुआ है। आईपीसीसी की रिपोर्ट कहती है, असेसमेंट रिपोर्ट, के बिटवीन 901 टू 210 यानी इन इस पूरे डेकेड के अंदर जो ग्लोबल मीन सी लेवल है वो 0.19 मीटर्स इंक्रीज कर गया, और इतना इंक्रीज पिछले 2000 सालों में नहीं हुआ है। यानी सिर्फ इतने से डेकेड के अंदर, इतने से 10 सालों के अंदर जो है वो इतना ज्यादा सी लेवल राइज हो। और इन दोनों की वजह से या इन चेंजेस की वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास लॉसेस बढ़ रहे हैं। वो लॉस हो सकता है हमारी प्रॉपर्टी को, हमारी लाइफ्स को, हमारी हेल्थ को, या हमारी हमसे जुड़ी किसी भी चीज को, एनवायरमेंट को या एनिमल्स को। और इस तरह के जो लॉसेस हैं वो सबसे ज्यादा रिलेट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा कॉज बन रहे हैं इसका जब वेदर रिलेटेड डिजास्टर्स। ग्लोबल के बाद अगर हम बात करें रीजनल की, रीजनल के अंदर हम बात करें स्पेसिफिकली एशिया की, बिकॉज हम उसी से ज्यादा लिंक्ड हैं, तो एशिया इज वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टर प्रोन रीजन इन द वर्ल्ड। एशिया जो है वो इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होगा क्लाइमेट चेंज या ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर, लेकिन ये जो है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज डिजास्टर्स को। अब होता क्या है कि एशिया के अंदर हम एक क्लाइमेट चेंज डिजास्टर को सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू के तौर पर नहीं डिस्कस करते हैं, ये एक पूरा ह्यूमन क्राइसिस होता है। किसी भी एनवायरमेंट रिलेटेड या क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर की वजह से जो आपकी चीजें इफेक्ट होती है, उनके अंदर सबसे पहले आपकी डेवलपमेंट आती है। आप एक फ्लड आने की वजह से, जो फ्लड ज्यादा देर, ज्यादा एक हफ्ता या एक महीना रह सकता है, उस एक फ्लड की वजह से आप अपनी डेवलपमेंट के अंदर 10 साल पीछे जा सकते हैं। ये आपकी डेवलपमेंट के ऊपर, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, आपकी पॉवर्टी के ऊपर और आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट सबके ऊपर जो है वो असरअंदाज है। और जो कुछ ट्रेंड्स जो एशिया के अंदर क्लाइमेट चेंज, वो क्या है, मीन टेम्परेचर राइज है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, प्रेसिपिटेशन वॉलेटिलिटी है, यानी बारिशों के जो कह सकते हैं टाइम पीरियड्स, उनके अंदर काफी चेंज आ रहा है, और कोस्टल थ्रेट्स। इनके बारे में यूनाइटेड नेशन वुमेन मैनुअल है वो क्या कहता है? यूनाइटेड नेशन वुमेन जो मैनुअल है वो ये कहता है कि सी लेवल जो है वो तकरीबन 1 से 3 मिलीमीटर एनुअली राइज हुआ है पिछले 50 सालों के अंदर। इसके अलावा वो ये कहता है कि आगे जो है इसकी जो प्रोजेक्शन है वो मजीद 70 सेंटीमीटर राइज होने की है, जिसकी वजह से जो हमारे पास 500 मिलियन पीपल जो कि कोस्टल एरियाज पर रह रहे हैं, जो कोस्ट लाइन के ऊपर रह रहे हैं, वो कम्प्लीटली वल्नरेबल है। इसके अलावा अगर हम एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन इवेंट्स की बात करें, तो साउथ एशिया के अंदर जो रीजन है हमारे पास, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड वगैरह, उनके यहाँ जो है ट्रेंड देखा जाता है ड्राइनेस का या ड्रॉट्स का। और अगले मजीद आने वाले चंद सालों के अंदर ये ड्रॉट्स और ये ड्राइनेस ये मजीद ज्यादा इंक्रीज हो। दूसरी साइड पर हमारे पास कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर फ्लडिंग बहुत ज्यादा होती है, जिनके अंदर बांग्लादेश और इंडिया सबसे ज्यादा हाईलाइट है। तो अगले चंद सालों के अंदर यहाँ पर जो फ्लड कंडीशंस हैं या रेनफॉल पैटर्न्स हैं वो एक्सट्रीम होते जाएंगे। फिर आती है इंक्रीज टेम्परेचर की बात। तो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो टेम्परेचर इंक्रीज है वो 0.1 टू 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज रिकॉर्ड किया गया है पिछले पूरे डेकेड के अंदर। और कहा जाता है कि आगे 21,000 तक टेम्परेचर जो है वो 4.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है, यानी इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं होगा। इसी वजह से साउथ एशिया के अंदर जो है वो ये देखा गया है कि हमारे यहाँ जो गर्मियां हैं वो बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग हो गई हैं, और सर्दियां जो है वो बहुत ज्यादा छोटी या कम। फिर हम बात करते हैं कि इन क्लाइमेट डिजास्टर्स की वजह से जो एरियाज या जिन बातों को डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है या जिनका जो है वो क्रिटिकल इम्पैक्ट होता है उनके ऊपर, वो कौन कौन से एरियाज हैं या वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं या कौन कौन सी चीजें हैं जो कि इन क्लाइमेट डिजास्टर्स की वजह से जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है वाटर को। वाटर क्राइसिस जन्म दे रहे हैं, स्कार्सिटी है और मिसमैनेजमेंट है। अभी क्या, अच्छा ऐसे है कि जो हमारे पास पाकिस्तान है या जो क्या कह सकते हैं, मेनली इसको कहा जाता है कि ये दुनिया का थर्ड पोल है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ग्लेशियर्स की तादाद, पोल्स के अलावा सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स की जो तादाद है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। और पाकिस्तान के जो हिमालयन ग्लेशियर्स हैं उनको वाटर टॉवर ऑफ एशिया भी कहा जाता है। सो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है,
कि वो जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होते जा रहे हैं, और वो मेल्ट होने के नतीजे में क्या हो रहा है, वहां पर फ्लड्स आ रहे हैं। अब फ्लड्स आने की वजह से ऑब्वियसली आपकी बाकी सारी चीजें तो डैमेज हो रही है, लेकिन अगर हम वाटर की बात करें तो फ्लड से रिलेटेड जो आसपास के फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है वो भी पोल्यूट हो जाते हैं, जो कि क्या कहते हैं, जो फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी है उसके ऊपर एक थ्रेट है। सेकेंडली, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन। ये क्या होता है? अब जब जैसे कि आपने पढ़ा कि सी लेवल राइज करता जा रहा है, वो भी ग्लेशियर्स मेल्टिंग की वजह से, जो कि हमारे पोल्स के ऊपर मौजूद है। सी लेवल होने की वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो सी लेवल यानी बैकवर्ड मूव करना शुरू कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक मिसाल दूं कि एक जगह वो बहते हुए दरिया में गिर रहे हैं और इस जगह पर सी है, तो दरमियान में लाइक एक पॉइंट है जहाँ पर सी वाटर और जो रिवर वाटर है वो मिल रहा है। लेकिन वाटर राइज होने की वजह से क्या होता है, वो रिवर्स वाली साइड पर जो है वो सी जब मूव करना शुरू हो जाता है, इसके नतीजे में क्या होता है, जो हमारे फ्रेश वाटर है उसके अंदर सी के सॉल्ट वाटर की मिक्सिंग होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे पास फ्रेश वाटर है वो भी पीने के लिए मतलब साफ नहीं रहता। अगेन हमारी जो ड्रिंकिंग वाटर है उसके ऊपर थ्रेट है। और ये सारी जो चीजें हैं, ये जो डिजास्टर्स हैं, ये सबसे ज्यादा वर्स्ट किस वजह से हो सकते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है इसको मैनेज करने, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है इसको मैनेज करने के लिए, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ पीपल जो है उनको थ्रेट है कि वो आगे वाटर स्कार्सिटी को जो है वो फेस कर सकते। सेकेंडली, हम बात करते हैं कि कौन सा थ्रेट है जिस जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से है, या कौन सा इम्पैक्ट जिसके ऊपर सबसे ज्यादा हो रहा है, दैट इज द फूड सिक्योरिटी, डिक्लाइन ऑफ सीरियल क्रॉप्स। यहाँ पर मैंने जो है वो मतलब दो एरियाज की बात, सबसे पहले इंडो गैंगेटिक है जहाँ पर व्हीट क्रॉप्स लगाई जाती है। इंडो गैंगेटिक जो प्लेन है वो है जो हमारे पास पाकिस्तान से जो एरियाज है, सिंध और पंजाब, यहाँ से शुरू होता है भारत का जो एरिया है जो कि मैदानी इलाका, जो कि जरखेज इलाके, और ये इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फर्टाइल लैंड्स इन द वर्ल्ड, और ये उधर तक जाता है, बांग्लादेश तक जाता है। सो इस फर्टाइल लैंड के ऊपर जो है वो व्हीट जो है वो ग्रो की जाती है, लेकिन यहाँ पर हाई टेम्परेचर्स होने की वजह से जो व्हीट की यील्ड है या जो उसका ग्रोइंग पीरियड है वो कम हो गया, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली यील्ड कम हो रही है। सेकेंडली, जो दूसरा रीजन है जो कि है साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पर जो है वो ज्यादा राइस की फील्ड्स होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोस्टल फ्लडिंग की वजह से जो है वो बहुत ज्यादा राइस की फील्ड्स को नुकसान पहुंचता है। सो इस रीजन की जो मेन बैकलाइन है या लाइफ लाइन है जिसको हम कह सकते हैं वो एग्रीकल्चर है, लेकिन एग्रीकल्चर क्लाइमेट चेंज की वजह से अंडर थ्रेट है। और फिर क्या होता है कि जब हमारे पास लो यील्ड्स होती हैं, लो यील्ड्स होने की वजह से प्राइसेस हाई हो जाती हैं, प्राइसेस हाई होने की वजह से जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसके ऊपर इफेक्ट आता है, और ऑटोमेटिकली जो हमारे पास चिल्ड्रन है उनके अंदर माल न्यूट्रिशन का जो है वो बहुत ज्यादा फैक्टर देखा जाता है। फिर हम बात करते हैं जो थर्ड फैक्टर है या थर्ड इम्पैक्ट एरिया है, दिस इज द कोस्टल एंड मरीन सिस्टम डिग्रेडेशन। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटरलिंक जो है वो कह सकते हैं फैक्टर है या एरिया है। तो इसमें क्या होता है या इसमें जो है क्लाइमेट चेंज किस तरह से इफेक्ट कर रहा है हमारे मेरीन सिस्टम को या हमारे कोस्टल एरियाज को, वो है इकोसिस्टम लॉस। इस तरह से जो हमारे पास मैनग्रोव्स हैं या सी ग्रास बेड्स है, उनका जो इकोसिस्टम है वो सारा का सारा खराब होता जा रहा है। मैनग्रोव्स आर एक्चुअली द फॉरेस्ट जो कि हमारे पास लैंड और जो हमारे पास सी है उनके दरमियान में जो प्लेस है, ठीक है, उस जगह पर उगते हैं, लाइक एट द बाउंड्री। तो उनका इकोसिस्टम जो वो खराब हो जा रहा है, कैसे, जब सी लेवल राइज होता है तो ऑब्वियसली पानी का जो वो मिकदार है वो ज्यादा होती जा रही है और मैनग्रोव का इकोसिस्टम खराब होता जा रहा है। दूसरा है ओशन एसिडिफिकेशन। ओशन एसिडिफिकेशन हो रही है और ओशन का जो टेम्परेचर है वो वार्म हो रहा है, जिसकी वजह से वहां पर रहने वाले मौजूद जो कोरल रीफ्स हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। कोरल रीफ्स जो है वो फिश के लिए, वहां पर मौजूद दूसरे इनवर्टिब्रेट्स के लिए, और वहां पर मौजूद जो फिश इंडस्ट्री है कह सकते हैं या श्रिम्प्स वगैरह हैं या लॉबस्टर्स हैं, वो इंडस्ट्री को प्रमोट करता है। बट ग्लोबल वार्मिंग और ओशन एसिडिफिकेशन की वजह से क्या हो रहा है कि हमारी कोरल रीफ्स का जो इकोसिस्टम है वो सारा का सारा खराब होता जा रहा है। और इसके बारे में बहुत सारी प्रेडिक्शंस ऐसे भी हैं कि अगले आने वाले चंद सालों के अंदर हम इसको पूरी तरीके से खो भी सकते हैं अगर हम इसका जो वो प्रॉपर कोई मेजर नहीं लेंगे इसको प्रोटेक्ट करने के। फोर्थ की बात करते हैं हम ह्यूमन हेल्थ एंड सिक्योरिटी की, कि क्लाइमेट चेंज इसको किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। अब क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग,
ग्लोबल वार्मिंग से हमारे पास आ रही है हीट रिलेटेड मॉर्टेलिटी रेट्स। आईपीसीसी जो है वो गेन अपनी उसके अंदर कहता है रिपोर्ट के अंदर कि बाय 2050 हीट रिलेटेड डेथ्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, स्पेसिफिकली जो एल्डर पीपल हैं उनके अंदर। और बाय 2050 जो है उनकी एनुअल डेथ्स हुआ करेंगी 52,000 के करीब। सेकेंडली फ्लड से रिलेटेड हमारे पास आती हैं वाटर बॉर्न डिजीजेस, क्योंकि फ्लड जब अपने साथ पोल्यूशन लेकर आता है, गंदा पानी लेकर आता है, और वो बहुत सारी जो है वो वाटर बॉर्न डिजीजेस अपने साथ लेकर आता है। और फ्लड के अंदर जो है वो बहुत सारी डिजीजेस जिनका रिस्क बढ़ जाता है, लाइक डायरिया है, डेंगू फीवर है, मलेरिया है। आईपीसीसी के रिपोर्ट के मुताबिक 20 ऐसे लोग के केसेस हैं या ऐसी जो डेथ्स हैं वो तकरीबन 10,000 एनुअली के करीब जो है वो बढ़ जाए। और सबसे अहम चीज जिसके ऊपर अभी इतनी सब जिसको लोग फोकस नहीं करते हैं, दैट इज मेंटल जो है। इन डिजास्टर्स के नतीजे के अंदर जो है वो लोगों को पीटीएसडी का सामना यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम, लाइक लोगों की मेंटल जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। एक स्टडी के मुताबिक कहा जाता है कि वो लोग जिन्होंने कोई क्लाइमेट डिजास्टर फेस किया हो उनका पीटीएसडी का जो लेवल है वो बिल्कुल उतना होता है जो कि वॉर सर्वाइवर्स थे। यानी वॉर में और क्लाइमेट डिजास्टर्स के अंदर के जो आपके पास के नुकसान आते हैं उनके इतना ज्यादा फर्क नहीं है। लाइक मेंटल हेल्थ उनकी जितनी खराब हुई थी इन लोगों की भी उतनी खराब हुई। सो इसके ऊपर जो है वो अभी कम बात हो रही है, बट इसके ऊपर होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा जो आपका मेंटल हेल्थ खराब होती है वो ये कि आपका घर जो है वो तबाह हो जाता है, इस वजह से आपको जो है वो प्लेस होना पड़ता है, आपको किसी और जगह पर जाना पड़ता है इस वजह से, या फिर आपके पास आपके जो फाइनेंशियल सेविंग्स होती हैं आपकी, ठीक है, वो जो है वो खत्म हो जाती है या वो फ्लड के सिनेरियो के अंदर वो बह जाती है। इस वजह से जो है वो आपके साथ आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत खराब होती जाती है। मेरी इतनी बातें समझ आ रही है सबको? ओके, अब हम जो सेकंड हिस्सा जो है वो पढ़ना है हमारे आज के लेक्चर का, दैट इज रिलेटेड टू द क्लाइमेट रिस्क, डिजास्टर्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी हमारे पास जो मौजूद क्लाइमेट रिस्क या डिजास्टर्स आ रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं। थोड़े से जो स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि हमारे पास यहाँ मौजूद हैं उसके अंदर वही बताते हैं कि ग्लोबली या एनुअली जो है ह्यूमंस को मतलब 226 मिलियन ह्यूमंस है वो किसी ना किसी हैजर्ड के जो है वो वल्नरेबल होते हैं या वो किसी ना किसी हैजर्ड से इफेक्ट होते हैं। वो कोई भी हैजर्ड हो सकता है, लेकिन और 2 मिलियन पीपल जो 81% लोग हैं उन डिजास्टर्स का सामना करना पड़ता है, वेदर रिलेटेड डिजास्टर्स होते हैं। यानी आधे से भी ज्यादा, लाइक 80% जो लोग इफेक्ट हो रहे हैं किसी ना किसी हैजर्ड से, वो है ही वेदर रिलेटेड हैजर्ड या फिर क्लाइमेट रिलेटेड हैजर्ड। फिर एक और बात कही जाती है कि जो 23% टोटल फैटिलिटीज हैं वो किस वजह से हो रही है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से, और उनमें से भी जो 72% इकोनॉमिक लॉसेस हैं वो किसी ना किसी क्लाइमेट रिलेटेड जो डिजास्टर है उसकी वजह से हो रहा है। अब आईपीसीसी का इसके ऊपर क्या टेक है? आईपीसीसी जो है उसका पर्सपेक्टिव ये है, या आईपीसीसी वो ये कहता है कि जो हमारे पास पेरिस एग्रीमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है कि हमने जो टेम्परेचर लिमिट जो है पेरिस एग्रीमेंट के मुताबिक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, तो ये हमारे पास सिर्फ एक एनवायरमेंटल गोल नहीं है, ये हमारे पास एक डेवलपमेंटल नेसेसिटी है कि अगर हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तब हमें इस गोल को लाजमी अचीव करना होगा। ताकि हम क्या कर सके, हम पॉवर्टी को एरेडिकेट कर सके, हम सिक्योर वाटर एक्सेस को इंश्योर कर सके, हम टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर सके, और हम इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ को इनेबल कर सके। अगर तो हम ये एग्रीमेंट का जो गोल है वो टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन रखना है। आगे हम ये देखते हैं कि जो डिफरेंट क्लाइमेट डिजास्टर्स आ रहे हैं, गाइस ये आपको विजिबल है या मैं इसको थोड़ा जूम करूं? बस आई जस्ट टेक स्क्रीनशॉट फ्रॉम द मैनुअल और मैंने डायरेक्ट यहाँ पेस्ट किए ताकि आपको पता चले लाइक मैनुअल के अंदर ये चीजें डिस्कस हो रही हैं किस तरीके से। तो मैं इसको थोड़ा जूम करूं, गिव थम्स अप। यस, ओके।
एक साइड पे हमें बताया हुआ है कि क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट क्या है, और एसटी के ऊपर उसका कौन से एसटी के ऊपर कोई टेम्परेचर अगर उतना इंक्रीज किया तो क्या इफेक्ट आएगा, और 2 डिग्री से हमारे पास वाटर स्कार्सिटी के ऊपर किसी न किसी तरीके से क्लाइमेट चेंज इफेक्ट कर गोज टू द वाटर स्ट्रेस, और ये डायरेक्टली हमारे एसडीजी 6 जो कि हमारे पास सस्टेनेबल ensure availability and sustainable management of the water and sanitation for all SDG 6 को इफेक्ट है। अगर हम देखें तो क्लाइमेट चेंज अगर हमारे इकोसिस्टम को इफेक्ट कर रहा है तो अराउंड 7% ऑफ द लैंड एक्सपीरियंस बायोमशिप, और 70 to 90% जो कोरल रीफ्स है वो हमारे पास एट द रिस्क ऑफ ब्लीचिंग है। अगर तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर अर्थ का टेम्परेचर हो जाता है तो हमारे पास अराउंड 13% ऑफ द लैंड एक्सपीरियंस बायोमशिप, और 90% कोरल रीफ्स है वो हमारे पास बिल्कुल डिस्ट्रॉय होने के चांसेस हैं, और ये डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है हमारे एसडीजी 15 को। एंड एसडीजी 15 इज अबाउट प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड sustainable use of the terrestrial ecosystems। फिर आता है कि अगर क्लाइमेट चेंज किसी तरीके से हमारे कोस्टल एरियाज को या कोस्टल सिटीज को इफेक्ट कर रहा है तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास 31 to 69 मिलियन पीपल जो है वो एक्सपोज होंगे कोस्टल फ्लडिंग को। और कंपैरिजन में कहा गया है कि अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हुआ टेम्परेचर, सो एज कम्पेयर टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड थोड़े कम सिटीज जो एक्सपोज होंगे सी लेवल राइज को, लेकिन अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो ज्यादा सिटीज या ज्यादा पीपल जो एक्सपोज होंगे फ्लडिंग को। इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल। और हमारे पास आता है फोर्थ के ऊपर, अगर तो क्लाइमेट तो हमारे पास क्या इफेक्ट आएगा, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन क्रॉप यील्ड्स एक्सपोजिंग 32 to 36 मिलियन पीपल टू लोअर यील्ड्स, और अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो हमारे पास एक्सपोज होंगे 330 to 396 मिलियन। और ये इफेक्ट है हमारे पास एसडीजी 2 को, विच इज अबाउट एंडिंग हंगर, achieve food security and improve nutrition and promote sustainable agriculture। फिर हम बात करते हैं हेल्थ। अगर तो क्लाइमेट चेंज किस तरीके से हेल्थ को इफेक्ट करें तो वो एसडीजी किसको कौन से चीज को इफेक्ट करेंगे और कैसे करेंगे। हेल्थ में इन दोनों का कंपैरिजन किया गया है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड और 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर। 1.5 पे थोड़ा कम रिस्क होगा टेम्परेचर और टेम्परेचर स्मॉलर मॉस्किटो रेंज जबकि 4,000 million people exposed to the heat waves अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। Is there any problem? Arshia, you have raised your hand. आमना आपकी आवाज ना Is there बहुत any कट problem? कट के आ रही है। आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। ओके मैं अपना माइक ऊपर कर लेती हूँ गाइस। अब मेरी आवाज इज इट क्लियर नाउ या मैं कुछ और करूँ? आमना शायद इंटरनेट कनेक्शन का इशू है कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन हो रही है। Why? Let me reconnect to मैम internet या मैं अपने 3 डिवाइस दोबारा मिनट से लगाती हो हूँ। रही प्लीज वेट फॉर सेकंड, आई एम रियली सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। यस, क्या नहीं शो रही? स्क्रीन भी। So is this clear now? यस आमना अब ठीक है। ओके सो मुझे दोबारा रिपीट करने की जरूरत है या मैं कंटिन्यू करूँ यहीं से आगे?
ओके, सो हम हेल्थ वाला जो दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। सो क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर हेल्थ के ऊपर किसी किस्म का इफेक्ट आ रहा है, तो हमारे पास 3000 से 4000 मिलियन पीपल वर एक्सपोज टू द हीट वेव्स। और अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, देन 5000 टू 6000 मिलियन पीपल एक्सपोज टू द हीट वेव्स। और ये डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है हमारे SDG3 को। एंड SDG3 इज अबाउट इंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। फिर हम बात करते हैं कि ये सारी चीजें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इफेक्ट तो कर रही हैं, लेकिन हमारे पास कोई ना कोई रास्ता तो होगा कि हम इस चीज से थोड़ा सा जो है वो फाइट कर सकें या कॉप अप कर सकें या किसी तरीके से अडेप्ट कर सकें। सो कुछ 3 रास्ते जो हैं, जो आपके यूनाइटेड नेशन मैनुअल के अंदर दिए गए थे, वो है सोशल प्रोटेक्शन, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटीग्रेटेड प्लानिंग। सोशल प्रोटेक्शन है इम्प्लीमेंटिंग सेफ्टी नेट्स, ऐसे सेफ्टी नेट्स और ऐसे सेफ्टी सिस्टम्स बनाए जाएं कि किसी भी क्लाइमेट शॉक होने से पहले या क्लाइमेट डिजास्टर होने से पहले आप प्रिपेयर्ड हो और आप ऑलरेडी सेफ प्लेस के ऊपर मौजूद हो। इसकी एक एग्जांपल इस तरह से हम ले सकते हैं कि लाइक आपका गवर्नमेंट सिस्टम जो है या आपका जो भी सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग हो कि अगर फ्लड्स आने की पेशन गोई है या वार्निंग है, तो उस नतीजे के अंदर जो है वो आपको फौरन से आपको एक तो वार्निंग दी जाएगी, सेकेंडली आपके जो फंड्स या आपको जो इमदाद जो फ्लड्स के बाद दी जानी चाहिए, बाद दी जाती है, वो आपको पहले दी जाए, ताकि आप फौरन से प्रिपरेशन कर सकें, आप अपना जो है एक सेफ प्लेस के आप अपना जो सामान वो इधर एलोकेट कर सकें। दिस इज द सोशल प्रोटेक्शन या इसके अंदर एडेप्टिव रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास होना होना चाहिए ताकि थर्ड इज इंटीग्रेटेड प्लानिंग। गाइस अगेन वॉइस हो रही यह सामना बहुत ज्यादा हो रही है। is an issue. I don't know why. मैम स्क्रीन भी बिल्कुल ईयरफोन के ऊपर के शो लिए होती है। क्या मैं रीज्वाइन करूं? स्क्रीन विजिबल नहीं है। यस प्लीज रीज्वाइन करें, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके मैं ओके श्योर, मैं दोबारा रीज्वाइन करती हूँ और मैं am I audible now? ओके अब स्क्रीन शेयर हो रही है, आप लोगों को शो हो रही है? ओके गुड। सो हम इस स्लाइड को दोबारा एक्सपेक्ट करके हम आगे चलें। ओके हम थर्ड पॉइंट से दोबारा कंटिन्यू करते हैं, एंड दैट इज द इंटीग्रेटेड प्लानिंग, building adaptation perspective into the development planning and resource mobilization। बात ऐसी है कि हमारे पास पाकिस्तान के पास इतने फंड्स हैं या फिर हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम ज्यादा फोकस करते हैं मिटिगेशन के ऊपर, बट मिटिगेशन से ज्यादा हमें जरूरत है फिलहाल अडेप्टेशन की, कि हम उन क्लाइमेट डिजास्टर्स को जो है वो अडेप्ट कर सकें किसी ना किसी तरीके से। हमें अपनी जो प्लानिंग है या पॉलिसी प्लानिंग या डेवलपमेंटल प्लानिंग है, उसके अंदर इस बात को इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है कि हम जो है वो अडेप्टिव पर्सपेक्टिव के तरीके से जब अडेप्टिव लेकर जो अपनी पॉलिसी बनाए। दूसरा है कि हमें सिर्फ SDG 13 क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है, हमें सब SDGs के ऊपर काम करने की जरूरत है। सो दिस इज द इंटीग्रेटेड प्लानिंग।
लेकिन इस इंटीग्रेटेड प्लानिंग या फिर 2030 एजेंडा को जो स्ट्रेटेजिक रिस्क हैं या जो थ्रेट्स हैं वो है क्या, वो ये कि जो कि हमने पहले भी बात की थी कि जो फ्लड्स हैं या जो भी क्लाइमेट डिजास्टर्स हैं उनकी ड्यूरेशन थोड़ी होती है, लाइक 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। लेकिन वो क्या करते हैं, जो आपकी डेवलपमेंट है वो आपको 10 साल पीछे ले जाकर खड़ा कर देते हैं। सो आपकी जो डेवलपमेंट होती है, आपकी जो एफर्ट्स होती हैं जो कि आपने अरसों सालों से की होती हैं, वो एक डिजास्टर के नतीजे के अंदर सारी जमीन बोस हो जाती है। सो टिकेट्स ऑफ लॉस हमारे पास होता है। एसडीजी लिमिट, guys again voice issues, why? अब मेरी आवाज आ रही है ठीक? मसला कहाँ पे आ रहा है? Okay, so second is SDG limitation. Achievement of SDG becomes impossible without stabilizing the warming at 1.5 degrees centigrade. अगर तो हम इसको यहाँ पर अचीव नहीं कर लेंगे, स्टे नहीं कर लेंगे, तो बाकी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स हैं उन सबको अचीव करना जो वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा ये कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ या हमारा कोई भी डिजास्टर बस सिर्फ एक चीज को अफेक्ट नहीं करता है, इसका इम्पैक्ट यूनिवर्सल होता है। हमारी किसी ना किसी तरीके से टेरेस्ट्रियल लाइफ इफेक्ट हो रही होगी, मेरी लाइफ, एक्वेटिक लाइफ, ह्यूमंस, सारी की सारी चीजें जो है वो इससे जो है वो इम्पैक्ट हो रही होती। जो हमारे पास थर्ड सेक्ट है इस लेक्चर का, दिस इज अबाउट क्लाइमेट रिस्क, डिजास्टर्स एंड डेवलपमेंट। अब हमने इसमें देखना है कि जो हमारी डेवलपमेंट है उसको किस तरीके से क्लाइमेट रिस्क या क्लाइमेट डिजास्टर जो है वो इफेक्ट करते हैं। पहले हमने बात की थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एन एडवाइजरी गोल फ्रेमवर्क, एडवाइजरी डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क। लेकिन अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो हमारी रियल टाइम डेवलपमेंट हो रही है उसके ऊपर क्लाइमेट डिजास्टर जो वो किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं। एंड अगेन जो डेवलपमेंट है वो हमारे क्लाइमेट रिस्क के ऊपर किस तरह से इफेक्ट करे या वो किस तरह से इफेक्ट करे क्लाइमेट डिजास्टर्स का। इससे पहले एक छोटी सी बात समझने की जरूरत है, एंड दैट इज द क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल क्लाइमेट चेंज। ऐसा है कि आप में से किसी ने आइस एज देखी है मूवी? थम्स अप इफ देखिए आइस एजेस। नो वन? या basma? Okay, so Ice Age is movie about the era of global cooling of the earth. So अर्थ की हिस्ट्री के अंदर ऐसी बहुत सारी जो है वो सर्कल्स या साइकिल्स मौजूद है जहाँ पर टेम्परेचर चेंज या क्लाइमेट चेंज हुआ करते थे। सो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अभी जो हम जिस एरा के अंदर रह रहे हैं दैट इज द ग्लोबल वार्मिंग एरा। ये एक नेचुरल एरा या नेचुरल सर्कल या साइकिल है अर्थ का। इसी तरह से ग्लोबल कूलिंग एरा भी था जिसमें आइस एज की बात की गई है। तो नेचुरल साइकिल्स या नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल वेरिएबिलिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमने उस वेरिएबिलिटी को, सर्कल को, साइकिल को एक्सेलरेट कर दिया है ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। अपनी बहुत सारी जो है वो एक्टिविटीज की वजह से, जिनमें सबसे ज्यादा जो है वो क्या है, यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन वगैरह, ये सारी चीजें जिनकी वजह से हमारे पास जीएचजीज जो है, जीएचजी यानी ग्रीन हाउस गैसेस, वो इनकी कंसेंट्रेशन जो है वो ज्यादा हो रही है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये प्रोसेस नेचुरली तो एग्जिस्ट करता है लेकिन ह्यूमन इन्फ्लुएंस की वजह से ये एक्सेलरेट हो गया। और ये इतना एक्सेलरेट हो गया, ये पिछली एक सदी के अंदर जितना क्लाइमेट चेंज, जितना टेम्परेचर इंक्रीज हो गया वो पिछली कई सदियों के अंदर नहीं हुआ था। सो हमारी डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से जो है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर इफेक्ट कर रही है। अब आईपीसीसी जो है वो हमें बताता है कि जो हमारे पास क्लाइमेट रिस्क जो है उनको किस तरह से एनालाइज किया जाता है। उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, an equation is risk is equal to hazard multiplied by exposure multiplied by vulnerability। कि कोई भी चीज रिस्क पर है अगर तो मतलब वहां पर हैजर्ड मौजूद है और वहां पर एक्सपोजर है, कोई भी चीज एक्सपोज है उस हैजर्ड को, या फिर वो वल्नरेबल है। इसकी अगर थोड़ी सी डिटेल में जाए तो आईपीसीसी जो वो हैजर्ड, एक्सपोजर और वल्नरेबिलिटी की डिफरेंट डेफिनेशंस जो है वो बताता है, जो कि आपकी यूएन मैनुअल के अंदर लिखी गई थी। हैजर्ड इज एक्चुअली द एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी, वो नेचुरल हो सकती है या ह्यूमन इंड्यूस हो सकती है, कोई फिजिकल इवेंट हो सकता है जो कि लॉस ऑफ लाइफ कॉज करे, इंजरी या फिर दूसरे हेल्थ इम्पैक्ट्स, या आपकी प्रॉपर्टी को, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई ना कोई डैमेज होगा, तो ऐसी एक्टिविटी कहलाती है हैजर्ड।
एक्सपोजर, अगर तो आपकी कोई प्रॉपर्टी, आपके पीपल, आपकी एनवायरमेंटल एसेट्स या आपके कोई दूसरे एसेट्स उस हैजर्ड प्रोन एरिया के अंदर मौजूद हैं, देन दे आर एक्सपोज टू दैट हैजर्ड। वल्नरेबिलिटी, अगर तो आपकी कोई भी जो पीपल हैं या फिर दूसरे एसेट्स हैं वो बेशक उस एरिया पे प्रेजेंट ना हो लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो एक्सपोज्ड हो या फिर वो उसको क्या कह सकते हैं, वो वर्ड क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, सस्केप्टेबल हो उस हार्म के अंदर। सो कह सकते हैं कि दैट इज वल्नरेबिलिटी, या वो जो चीज है वो वल्नरेबल है उस रिस्क को। अब ये जो वल्नरेबिलिटी है ये किन किन तरीके से क्लाइमेट रिस्क के अंदर जो है वो इंक्रीज कर सकती है। यहाँ पर जो कुछ 3-4 बातें जो है वो आपस के अंदर मतलब इंटरमिक्स हो रही है कि क्लाइमेट रिस्क जो है उसके उससे आप वल्नरेबल कैसे हो सकते हैं और उस वल्नरेबिलिटी के पीछे एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज क्या क्या मौजूद हैं जो कि हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद है। हम शुरू से बेसिकली बात करते आ रहे हैं सारी की सारी क्लाइमेट चेंज के बारे में और पिछले 3 लेक्चर्स हमने बात की थी ह्यूमन राइट्स के बारे में। सो यहाँ पर ये दो चीजें थोड़ी सी आपस में मिक्स हो रही हैं कि क्लाइमेट रिस्क को आप वल्नरेबल किस तरह से होंगे आपकी इन एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज की बेसिस के ऊपर। अब जो पहली इनइक्वालिटी है वो क्या है, जियोग्राफिकल एक्सपोजर, कि आप ऑलरेडी ऐसे एरिया के अंदर मौजूद हो, रहते हो जो कि डिजास्टर प्रोन हो या जो कि हैजर्ड प्रोन हो, लाइक फ्लड एरियाज, या फिर हम कह सकते हैं कुछ लोग या कुछ जो पीपल होते हैं वो फ्लड बेड या रिवर बेड एरियाज के अंदर जो है वो रहते हैं, उनकी छोटी छोटी या तो झुग्गियां होती हैं, कच्चे घर होते हैं। सो वो ऑलरेडी एक जियोग्राफिकल एक्सपोजर जो है इनइक्वालिटी उनके ऊपर मौजूद है या वो ऐसे एरिया के अंदर रह रहे हैं। सेकेंडली हमारे पास आती है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, क्या अगर आपका कोई काम इस तरह का है या आपकी ऑक्यूपेशन इस तरह की है कि आप किसी ना किसी तरीके से क्लाइमेट रिस्क को एक्सपोज हो जाएगा, क्लाइमेट रिस्क आपके साथ, तो वो भी जो है वो आपकी इनइक्वालिटी कंसीडर की जाती है। इसमें हम देख सकते हैं कि आउटडोर लेबर्स जो कि डायरेक्ट उनका लिंक होता है हीट वेव से या एक्सट्रीम टेम्परेचर से। फिर आती है इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्रिवेशन, कि आप ऐसे एरियाज के अंदर रह रहे हैं जहां पर आपको प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम अवेलेबल नहीं है, आपकी एनर्जी अवेलेबल नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन के अंदर मसला है, या आपकी जो लोकल हाउसिंग है, या इस तरह की कोई भी चीजें जो कि डायरेक्ट इफेक्ट करेंगे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को। अगर कोई भी क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर आएगा या कोई भी क्लाइमेट रिस्क होगा वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो इफेक्ट करेगा, देन यू आर एक्सपोज टू दैट क्लाइमेट रिस्क, और ये भी एक एक्सिस्टिंग इनइक्वालिटी है। फिर देखते हैं कि फाइनेंशियल सस्टेप्टिबिलिटी भी जो है वो एक तरीके से इनइक्वालिटी है, किस तरीके से कि आपके पास प्रॉपर फंड्स मौजूद नहीं है, रिसोर्सेज मौजूद नहीं है, आपके पास इंश्योरेंसेस मौजूद नहीं है कि अगर जो है वो आपके पास ये रिस्क आएगा तो आप उससे कॉप अप कैसे करेंगे, आपके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है। फिर आती है सोशल मार्जिनलाइजेशन, ये हमने पहले भी डिस्कस की थी कि कुछ जगह कुछ सोसाइटीज या कुछ इलाके जो है वो इस तरह के हैं जहाँ पर इनफॉर्मल सेटलमेंट्स है या कह सकते हैं जो कि इलीगल सेटलमेंट्स है, वहां पर या जो है कुछ उनको जो है वैसे भी आपकी पॉलिसी के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। और दूसरा ये कि जो पॉलिसीज बनाई जाती है उनके अंदर मेल नॉर्म कंसीडर किया जाता है। सो सोशल मार्जिनलाइजेशन भी जो है एक इनइक्वालिटी कंसीडर की जाती है। मेल नॉर्म के नतीजे में हमारे पास जो पीछे रह जाने वाले लोग होते हैं वो डिसेबल्ड या एल्डरली हैं, और जो सोशल मार्जिनलाइजेशन या इनफॉर्मल सेटलमेंट के नतीजे के अंदर जो पीछे रह जाने वाले लोग हैं वो लोग हैं जो इनफॉर्मल सेटलमेंट्स के अंदर रह रहे होंगे जिनको प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल रही होंगी। एंड लास्टली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर की बेस के ऊपर भी जो है बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। ये एक मैप है या एक डायग्राम है जिससे ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि डेवलपमेंट और क्लाइमेट जो है वो आपस में किस तरह से लिंक है। डेवलपमेंट के नतीजे में जो है वो किस तरह से क्लाइमेट इफेक्ट हो रहा है, या क्लाइमेट चेंज के नतीजे में डेवलपमेंट किस तरह से इफेक्ट हो रही है। तो सबसे पहले आपके जो क्लाइमेट वाला जो ट्रायंगल है उसको देखें। क्लाइमेट के आगे आपके पास लिखा हुआ नेचुरल वेरिएबिलिटी और एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज। नेचुरल तो हो रहा है लेकिन एंथ्रोपोजेनिक भी हो रहा है, और एंथ्रोपोजेनिक के साथ एक लिंक बना हुआ है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का, यानी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हमारे पास एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज को कॉज कर रहे हैं। अब उस एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज के नतीजे के अंदर हमारे पास में जो वेन डायग्राम बनी हुई है जो कि जो हमारे पास स्ट्रेस इक्वेशन हमने पढ़ी थी उसकी डायग्राम है कि हमारे पास वल्नरेबिलिटी एक्सपोजर और किसी भी किस्म का हैजर्ड जब आपस में मिलते हैं वो हमारे पास डिजास्टर रिस्क बनाते हैं। सो इन एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज के नतीजे में हमारे पास आते हैं डिजास्टर्स,
और डिजास्टर रिस्क हमारे वेन डायग्राम के दरमियान में मौजूद है। थर्ड पे जो हम ट्राइंगल देख रहे हैं वो है डेवलपमेंट का। अब डेवलपमेंट के साथ दो एरोस मौजूद हैं। एक डेवलपमेंट अगर हम कर रहे हैं या हमारे पास डिजास्टर आ रहा है वो डायरेक्टली हमारे डेवलपमेंट को इफेक्ट कर रहा है। हमारी डेवलपमेंट हमने जो भी बात की थी हम 10 साल पीछे चले जाते हैं। अब डेवलपमेंट जो है वो अगर बैड है तो वो इफेक्ट करिए किसको बैक पे हमारे क्लाइमेट चेंज एमिशंस के थ्रू। डेवलपमेंट जो है वो किस तरीके से या बेहतर हो सकती है या डिजास्टर से जो खुद को मतलब बचा सकते हैं डेवलपमेंट में इफेक्ट है उसके लिए हमारे पास दो स्ट्रेटजीज हैं दैट इज द डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन। सो दिस इज द होल साइकिल जो हमें बता रहा है कि डेवलपमेंट किस तरह से की जाए कि हम डिजास्टर से बच सकें और डिजास्टर जो है किस तरीके से हमारे पास डेवलपमेंट से रिलेटेड है डेवलपमेंट से लिंक्ड है और डेवलपमेंटल बैकएंड पे जाकर किस तरह से हमारे एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज को। लास्टली हम ये बात करते हैं कि डेवलपमेंटल हमारे पास देखी जा सकती है एज अ रिस्क क्रिएटर। डेवलपमेंटल अगर तो ठीक नहीं हो रही है तो लाइक हम जिस तरह की डेवलपमेंट हमारे यहाँ हो रही है दैट इंक्रीज द यूज ऑफ कोल फॉसिल फ्यूल्स डिफॉरेस्टेशन सो वो डायरेक्ट हमारे पास जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रही है। सो व्हाई नॉट कि अगर हम उस डेवलपमेंटल प्रोसेस की स्टार्टिंग पे ही अपनी पॉलिसीज जो है वो इस तरीके से बनाएं कि डेवलपमेंट हमारे एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज को एक्सेलरेट ना करे। मिटिगेशन प्लान्स बनाए हम डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स अच्छे बनाए हम रेसिलिएंट पॉलिसीज ऐसी बनाए और ये सब की सब ऑपरेशनलाइज्ड हो एट द वेरी डेवलपमेंट स्टेज फर्स्ट स्टेप पे। सो हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हद तरीके से जो है वो इस डेवलपमेंट को इस तरीके से लेकर चल सकते हैं कि ये मजीद हमें मजीद हार्म ना पहुंचाए। हम अडेप्टेशन प्लान ऐसे बना सकते हैं हम जो है वो क्लाइमेट रिस्क डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान इस तरह से बना सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप अब तक मेरी आवाज आप लोगों को ठीक आ रही होगी और आप लोगों को समझ आ रही होगी। Okay, guys, I'm open to any kind of questions. मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोग इसमें लोग बताना चाहिए। वॉइस इश्यूज आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। मुझे नहीं पता था आज क्या इशू है बट कल से इंशाल्लाह मैं अपना जो ईयरफोन है वो चेंज करूंगी। सो आई विल मेक श्योर कि ये इशू ना हो। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस एंड आई होप सो कि रिकॉर्डिंग के अंदर वॉइस ठीक आ रही हो तो आप लोगों को सुनने को मिल सकता है एंड देन अगेन आपको पीडीएफ लास्ट में मिल जाया करेंगी तो आप उससे पढ़ सकते हैं। आप मुझसे भी पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं समझ आया होगा। थैंक यू सो मच रमीशा। Anything else, guys? यप वेदर की वजह से अगेन बहुत ज्यादा इंटरनेट इश्यूज हैं। पिछले चंद दिनों से हमारे घर लाइट ही ठीक नहीं आ रही और इंटरनेट नहीं आ रहा है। सो यप इस वजह से इश्यूज हो सकते हैं। एनीथिंग एल्स? यस आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कोर्स एंड होने के बाद भी कुछ भी पूछ सकते हैं। आई एम अवेलेबल इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच आप सबका भी। तो हम फिर इस लेक्चर का काम करते हैं। This is the 7th week of the fellowship. Remisha is saying, I don't know. This was the 4th lecture, so I guess this is the 4th week. और उससे पहले 2 weeks दूसरे थे जो आपकी दूसरे कंटेंट में लग गए थे। You guys have 2 more weeks left, जिसमें हमारे पास सेशन 5 होगा एंड सेशन 6 होगा। या ये 2 weeks रह गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा जो है वो पास करके आ चुके हैं। स्लाइड्स सब मिलेंगी आई गेस। सैयदा किसी को तो ना स्लाइड्स भेजी जा रही हैं ग्रुप्स के अंदर। पहले 4 लेक्चर्स तो आई गेस मिल चुके हैं।
और ये जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करते जाएंगे आपको स्लाइड्स मिलते जाएंगे, डोंट वरी, आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलती जाएंगी। थैंक यू सो मच आप सबका आने का, आप सबका सुनने का, और हम इस लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच आप सबके आने का, और आप मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए लेक्चर के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।